कि अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडा प्लस उत्सर्जन। तो अंडे का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। कहां से हो रहा है, अंडाशय से। अंडाणु का निर्माण कहां होता है, अंडाशय में। कहां जाएगा, अंडवाहिनी में जाएगा। कहां जाएगा, अंडवाहिनी में जाएगा। तो अंडोत्सर्ग क्या होता है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है कि अंडाणु का अंडाशय से अंडवाहिनी तक पहुंचना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग है करवाने का काम कौन करता है, एलएच हार्मोन करता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन करता है। दूसरी बात कि ये जो अंडोत्सर्ग जो होता है, ये अंडोत्सर्ग कब होता है, तो अंडोत्सर्ग कब होगा कि ये जो अंडाणु जो है ये अंडवाहिनी में कब जाएगा, मासिक धर्म के 14वें दिन जाएगा। मासिक धर्म के कितने दिन बाद जाएगा, 14 दिन बाद जाएगा। और जिस दिन ये अंडाणु कहां पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, उस दिन महिला के शरीर का आंतरिक जो तापमान है वो आंतरिक तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इस दिन शुक्राणु वहां पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, तो वहां पर पहुंच जाने से महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस दिन गर्भ धारण की या प्रेगनेंसी की संभावना क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक। अब देखो ये तो साइंस मानती है, लेकिन ये जरूरी है क्या कि प्रत्येक जो महिला जो है उस प्रत्येक महिला में 28 दिन बाद मासिक धर्म की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि वो बॉडी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मान लो कि कोई महिला है जिसमें क्या है, मासिक धर्म की पुनरावृत्ति आगे पीछे हो रही है, तो उसमें जो ओवुलेशन जो है, अंडोत्सर्ग है, वो भी क्या होगा, आगे पीछे होगा कि नहीं होगा। तो मासिक धर्म की क्या होती है कि आगे पीछे होने से अंडोत्सर्ग भी क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। पहली बात तो ये। तो देखो कि मानती है साइंस इसको 14वें दिन, कौन से दिन, 14वें दिन। लेकिन होता क्या है कि ये पहले भी हो सकता है। मान लो किसी महिला में 8 दिन पहले क्या हो गया, मासिक धर्म हो गया, तो वो उसकी जो क्या है कि जो रेंज जो है हमेशा होता आ रहा है, उसके 8 दिन पहले क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तो बात है कि आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये जो अंडाणु जो है, ये अंडाणु अंडवाहिनी में, किसमें, अंडवाहिनी में कितने दिन तक सक्रिय रहता है, तो लगभग 2 दिन तक, 48 घंटे तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। मान लो कि ये 14वें दिन वहां पर पहुंच गया है, तो 16 दिन तक भी महिला क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि ये कितने दिन तक, 2 दिन तक, 48 घंटे तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अंडोत्सर्ग किसे कहा जाता है कि अंडाणु का अंडाशय से कहां पहुंचना, अंडवाहिनी में पहुंचना। कब पहुंचता है, मासिक धर्म के 14वें दिन पहुंचता है, मासिक धर्म के 14वें दिन। और जिस दिन ये पहुंचता है उस दिन महिला के शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है वो कितना बढ़ जाता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये 3 बातें अंडोत्सर्ग की याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो अंडोत्सर्ग होता है वो किसके कारण होता है, एलएच हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एलएच हार्मोन के कारण होता है। तो इस चीज को लिख लो। बोल के लिखाऊं क्या, या फिर यहां पे लिखूं मैं, बोल के लिखाऊं, चलो लिखो। अंडाणु का, अंडाणु का अंडाशय से कहां तक पहुंचना, अंडवाहिनी तक पहुंचना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, डिंब वाहिनी तक पहुंचना, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना, क्योंकि अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी, उसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। सेकंड लाइन में लिखो, कब होता है, मासिक धर्म के, मासिक धर्म के 14वें दिन। मासिक धर्म के कब होता है, 14वें दिन होता है। तीसरा लिखो,
लिखो, इस दिन महिला के शरीर का, इस दिन महिला के शरीर का आंतरिक तापमान, इस दिन महिला के शरीर का आंतरिक तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस दिन गर्भधारण की संभावना, इस दिन गर्भधारण की संभावना सर्वाधिक होती है। इस दिन गर्भधारण की संभावना सर्वाधिक होती है। वही बात है कि एक्टिव पोजीशन में है और अगर उस दिन क्या हो जाए, संभोग हो जाए, शुक्राणु वहां पर क्या हो जाए, पहुंच जाए, तो ये अंडाणु जो है वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा और प्रेगनेंसी की जो संभावना वो सर्वाधिक हो जाती है। और अगर फिर 1 दिन 2 दिन बाद अगर जा रहे हो तो ये भी क्या होगा, निष्क्रिय होगा कि नहीं। तो फिर जरूरी नहीं कि जो क्या है निषेचन हो या नहीं भी हो सकता है। तो 14वें दिन जो क्या होता है, गर्भधारण की संभावना सर्वाधिक होती है। इसी में लिख लेना 2-3 बातें नीचे लिखो। एक महिला एक माह में, एक माह में एक परिपक्व अंडाणु, एक महिला एक माह में एक परिपक्व अंडाणु, और कोष्टक में लिखोगे अंडा, जो निषेचन में भाग लेता है उसको कहेंगे अंडा, एग, का निर्माण करती है। अब आप बोलोगे कि सर अंडाशय तो 2 है, अंडाशय 2 है तो अंडे भी कितने होने चाहिए, 2। ऐसा नहीं होता, एक बार लेफ्ट से होता है तो एक बार राइट से होता है। तो जो अंडा जो है, जो निषेचन में भाग लेगा वो केवल कितना होगा, 1 ही होगा। बाकी क्या नहीं होंगे, परिपक्व नहीं होंगे, निषेचन में क्या नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे। तो एक महिला एक माह में कितने अंडों का निर्माण करती है, 1 अंडा बोल दो या परिपक्व अंडाणु बोल दो, ठीक है। तथा अपने संपूर्ण जीवन काल में, तथा अपने संपूर्ण जीवन काल में 350 से 400, 350 से 400 अंडाणुओं का, अंडे जो बोले हैं ना, अंड का निर्माण करती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्या लिखा रहे हो 350 400, तो देखो होता क्या है कि कोई लड़की है जिसमें मासिक धर्म मान लो 12 साल की उम्र में क्या हो गया, शुरू हो गया, तो अंडाणु निर्माण भी उसी टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है कि जो मासिक धर्म है वो कब बंद होता है, लगभग 45 से 55 साल की उम्र में क्या होता है, बंद होता है। कोई डिसाइड तो नहीं है कि किसी को 45 पे हो जाए, किसी को 55 पे हो जाए, ठीक है। मान लो कि किसी को जो क्या है मासिक धर्म 15 साल 18 साल पे हो रहा है और 40 साल में क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो कम ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। या एक ये होता है कि देखो कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो 6 माह तक क्या नहीं होता, सॉरी यानी कि जब तक बच्चा जन्म लेता है तब तक क्या नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता, तो अंडाणु का निर्माण तब भी नहीं होगा। और बच्चा जन्म लेने के 6 माह तक भी क्या नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं होता है, तो भी अंडाणु का क्या नहीं होता है, निर्माण। इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, फिक्स नहीं बता सकते कि सभी में ये क्या होता है, कम ज्यादा होने की वजह से कम ज्यादा हो सकते हैं। तो लगभग 350 से 400 अंडाणुओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। लिखो आगे, अंडाणु निर्माण में, अंडाणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका, अंडाणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका उगोनिया कहलाती है। अंडाणु निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका उगोनिया कहलाती है, उगोनिया कहलाती है। और इसी में लिखना, एक उगोनिया
एक बार में एक परिपक्व अंडाणु, और कोष्टक में लिखना अंडा, का निर्माण करती है। शुक्राणु के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिका क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनिया। और अंडाणु के निर्माण में भाग लेने वाली क्या कहलाती है? ओगोनिया कहलाती है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और एक ओगोनिया से कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? 4 का निर्माण होता है, लेकिन जो परिपक्व जो होगा अंडे के जो रूप में होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। नेक्स्ट लिखो, अंडाणु के केंद्रक में, अंडाणु के केंद्रक में, शुक्राणु के केंद्रक में कितने गुणसूत्र थे? 23। तो अंडाणु के केंद्रक में भी कितने होंगे? तो अंडाणु के केंद्रक में 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। हो गई इतनी बात? चलो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे निषेचन। देखो, निषेचन क्यों? क्योंकि अंडाणु का निर्माण हो गया और किसका निर्माण हो गया? शुक्राणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। उनकी बात इनके साथ साथ ही कर लेंगे। जैसे अंडवाहिनी की बात है, अंडवाहिनी के साथ कर लेंगे, निषेचन में हो जाएगी। गर्भाशय की बात आगे हो जाएगी, ठीक है? गर्भाशय गिरवा की बात आगे हो जाएगी, योनि की बात आगे हो जाएगी, ठीक है? तो उनको अलग से नाम नहीं लिखेंगे। तो देखो कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि निषेचन होता है, इतना बड़ा निषेचन होता है। ऑप्शन होता है उसमें संभोग की अवस्था, अंडाणु तथा शुक्राणुओं का मिलना, अंडाणु तथा शुक्राणु के केंद्रकों का मिलना, इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन क्या होता है? तो देखो निषेचन क्या होता है, मैं आपको बोलूं कि ये तो क्या है? शुक्राणु है। ये तो क्या है? शुक्राणु। और मैं बोलूं ये क्या है? अंडाणु। ये क्या है? अंडाणु। अंडाणु कहाँ होगा? महिलाओं की अंडवाहिनी में होगा। महिलाओं की कहाँ होगा? अंडवाहिनी में होगा। जब महिला पुरुष के मध्य संभोग होगा तो ये शुक्राणु कहाँ चला जाएगा? अंडवाहिनी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में ये अंडाणु है वो किसका वेट करता है? शुक्राणु का ही वेट करता है कि नहीं करता? कि आजा सजन आजा, ऐसा ही तो है कि नहीं? 2 दिन तक वेट करता है बेचारा, ठीक है? तो वहां पर क्या पहुंच गया? शुक्राणु पहुंच गया। तो वो शुक्राणु पहुंच गया है तो ये दोनों आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इंतजार है तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो दोनों तो मिल ही रहे हैं। और दोनों के मिलने पर क्या हो रहा है? दोनों के केंद्रक क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। और दोनों के केंद्रक क्यों मिलते हैं? दोनों के केंद्रक इसलिए मिलते हैं कि इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। और जब 23 और 23 दोनों गुणसूत्र जब मिलेंगे तो कितने होंगे? और जो नई जो संतान के लिए जो कोशिका जो बनेगी उसमें कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46 गुणसूत्र। अरे नई कोशिका है, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46 गुणसूत्र। यही तो बात है, क्योंकि इनको पता था कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे। अगर अंडाणु और शुक्राणु में दोनों में 46 गुणसूत्र हो जाएंगे तो नई वाली में कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। और 92 क्या नहीं करेंगे? मानव की कोशिका के लिए सही नहीं है, केवल होने कितने चाहिए? 46। तो गुणसूत्र यानी कि केंद्रक जो है, केंद्रकों में होते हैं गुणसूत्र। जो गुणसूत्र जो होंगे वो कोशिका के केंद्रक में ही होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो कि शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का जो केंद्रक जब तक नहीं मिलता है, जब तक इनके गुणसूत्र नहीं मिलते, तब तक क्या नहीं होता है? निषेचन नहीं होता है। बाकी सब क्या होती हैं? फॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है? फॉर्मेलिटी। अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक जब मिल गए तो जब मिल जाते हैं तब महिला क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो बात समझ में आ गई? आंसर देना। निषेचन होता है संभोग की अवस्था, अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलना, अंडाणु तथा शुक्राणु के केंद्रकों का मिलना, इनमें से कोई नहीं, केंद्रकों का मिलना। कि जब तक केंद्रक नहीं मिलेंगे तो गुणसूत्र नहीं मिलेंगे, गुणसूत्र नहीं मिलेंगे तो नई जो कोशिका है वो क्या नहीं हो पाएगी?
तैयार नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? तैयार नहीं हो पाएगी। और ये जो निषेचन की जो बात है, ये निषेचन की बात बताने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है सी अर्चिन। क्या नाम है? सी अर्चिन। और इस सी अर्चिन नामक व्यक्ति को निषेचन का क्या कहा जाता है? खोजकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोजकर्ता कहा जाता है। सॉरी, सी अर्चिन नामक जो क्या है समुद्री जीव है, उसमें हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने निषेचन की क्या की थी? खोज की थी। किसकी खोज की थी? निषेचन की। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। हर्टविंग कि हर्टविंग नाम का क्या था? वैज्ञानिक था, जिसने सी अर्चिन नामक समुद्री जीव में किसकी खोज की थी? निषेचन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? निषेचन की खोज की थी। खोजकर्ता कौन था? हर्टविंग। किसमें खोज की थी? तो सी अर्चिन नामक समुद्री जीव में। कि सबसे पहले निषेचन की खोज कहाँ हुई? तो निषेचन की खोज सी अर्चिन नामक समुद्री जीव में हुई। और इस सी अर्चिन नामक समुद्री जीव को ही क्या कहा जाता है? तो इसको अरस्तु की क्या कहा जाता है? लालटेन कहा जाता है। अरस्तु की क्या कहा जाता है? लालटेन। बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्न में से किसे अरस्तु की लालटेन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सी अर्चिन नामक समुद्री जीव को कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन किसे कहते हैं कि अंडाणु तथा शुक्राणु के केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो यहां पर मैं आगे लिख देता हूं कि ये तो क्या हो गया आपका शुक्राणु, और ये क्या हो गया आपका अंडाणु। एक तो हो गया शुक्राणु और एक क्या हो गया? अंडाणु हो गया। आप बताते जाओगे। शुक्राणु को क्या बोलूं मैं? स्पर्म बोलो। ये आपने क्या मान लिया है? अंडाणु। अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, और ये शुक्राणु का क्या है? केंद्रक है, और ये अंडाणु का क्या है? केंद्रक है। मैं बात करूं कि इस केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। कि ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में n बराबर कितना होता है? 23 होता है। और मैं बोलूं कि ये अंडाणु जो है, इस अंडाणु के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। n का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। तो n का मतलब कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। अब देखो कि ये अंडाणु है और ये क्या है? ये शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु है। दोनों आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे? संयोग करेंगे। दोनों आपस में संयोग करेंगे तो दोनों के केंद्रक भी क्या करेंगे? संयोग करेंगे। और जब दोनों के केंद्रक क्या करेंगे? संयोग करेंगे, तो उस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? निषेचन बोलोगे। क्या बोलोगे? निषेचन बोलोगे। निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं अंडाणु तथा शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कि अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का जो संलयन जो है, जुड़ना है, वो क्या कहलाता है? निषेचित कहलाता है। पहले कितनी कोशिकाएं थी? 2 कोशिकाएं। ये पुरुष के शरीर से, ये किसके शरीर से? महिला के शरीर से। लेकिन दोनों आपस में क्या हो गए? एक हो गए। तो 2 से क्या बन गया? अब 1 बन गया। मतलब कि दोनों से एक नई कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। दोनों से एक नई कोशिका का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब देखो इन कोशिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? शुक्राणु जो है, शुक्राणु जनन में भाग ले रहा है, अंडाणु जनन में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो इस शुक्राणु और अंडाणु को हम बोल सकते हैं जनन कोशिका। क्या बोल सकते हैं? जनन कोशिका बोल सकते हैं। और इसको ही हम बोल सकते हैं युग्मक। कि शुक्राणु को आप क्या बोल सकते हो? जनन कोशिका, युग्मक बोल सकते हो। और अंडाणु को आप क्या बोल सकते हो? जनन कोशिका, युग्मक बोल सकते हो। शुक्राणु को कहेंगे नर युग्मक और अंडाणु को कहेंगे मादा युग्मक। क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। अब देखो कि ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका, इसको आप युग्मक बोल सकते हो। अब ये युग्मक जो है, इन युग्मकों से किसका निर्माण होता है? तो युग्मकों से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक किसमें भाग ले रहे थे? निषेचन में। और निषेचन के दौरान जो नई कोशिका बनी है उसको क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइगोट।
क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गीमेट। क्या बोलते हैं? गीमेट बोलते हैं। अब बताओ आप, इसके केंद्रक में कितने गुणसूत्र थे? इसके केंद्रक में कितने गुणसूत्र थे? और जब दोनों के केंद्रक जुड़ गए तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। तो इसको मैं 2n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? n प्लस n, और n प्लस n कितना हो गया? 2n, और 2n बराबर कितना हो गया? 46 हो गया। क्या हो गया? 46 हो गया। अब देखो n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब होता है n बराबर अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। और 2n का मतलब क्या होता है? तो 2n इन दोनों का दो गुणा है कि नहीं है? और दो गुणा है तो अपन बोल सकते हैं 2n बराबर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। ये आपका क्या हो गया? निषेचन हो गया। क्या हो गया? निषेचन। महिला पुरुष दोनों में क्या हुआ? संभोग हुआ। संभोग के दौरान अंडाणु शुक्राणु के केंद्रक आपस में मिले, और जब दोनों के केंद्रक आपस में मिले तो दोनों से एक नई कोशिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। यही युग्मनज हमारे शरीर की प्रथम क्या होती है? कोशिका होती है। अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो क्या अपने शरीर का निर्माण होगा? क्या नहीं होगा। तो आपको पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे प्रथम कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? युग्मनज होती है। कौन सी होती है? युग्मनज। आंसर देना। निषेचन में भाग लेते हैं केवल युग्मक, केवल युग्मनज, युग्मक युग्मनज दोनों, इनमें से कोई नहीं। निषेचन में कौन भाग लेते हैं? युग्मक भाग लेते हैं। अरे शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं, जिनको हम युग्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पर्म जो होता है, शुक्राणु को नर युग्मक कहेंगे और अंडाणु को क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? निषेचन के दौरान या निषेचन के पश्चात बनने वाली नई कोशिका कहलाती है युग्मक, युग्मनज दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। शुक्राणु अंडाणु के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और युग्मनज का जो केंद्रक है उसमें जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित गुणसूत्र। निषेचन किसे कहा जाता है? तो अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का जो संलयन जो होता है, मिलना जो होता है, वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। आ गई इतनी बात समझ में? तो लिखो, ये स्लाइड नहीं लिखी थी ना आपने, तो यहां से लिखो। ये लिख लेना, फिर परिभाषा एक मैं बोल के लिखा दूंगा निषेचन की। बाकी वहां पर लिख दी है मैंने, अगर उससे आप समझ जाओगे तो ठीक है, बाकी मैं लिखा देता हूं। हो गया क्या इतना? लिखो। हाँ लिखो। अंडाणु तथा शुक्राणुओं के, अंडाणु तथा शुक्राणुओं के केंद्रकों का, अंडाणु तथा शुक्राणुओं के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। अंडाणु तथा शुक्राणुओं के केंद्रकों का संलयन, संलयन मतलब जुड़ना, निषेचन कहलाता है। लिख लिया? अब ये लिख लो, ऐसी की ऐसी बना लो स्लाइड।
अंडाणु शुक्राणु को दोनों को क्या कह सकते हो? जनन कोशिका, क्योंकि दोनों जनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इनको आप क्या कह सकते हो? युग्मक कह सकते हो। शुक्राणु नर के शरीर से तो इसको नर युग्मक कह सकते हैं। अंडाणु मादा के शरीर से तो इसको क्या बोलेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। युग्मकों से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मकों से युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन। अब आप बताओगे मुझे कि ये जो निषेचन जो होगा, ये निषेचन नर में होगा या मादा में होगा? कन्फर्म मादा में होगा। ऐसे संकोच कैसे आ रहा है? कभी नर ने संतान उत्पन्न की है? नहीं की, तो फिर संकोच किसका है? कि निषेचन किस में होगा? मादा में होगा। और हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के शरीर में ये जो निषेचन जो होता है, ये निषेचन कौन से जनन अंग में होता है? तो कौन से जनन अंग में होता है? अंडवाहिनी में होता है। किस में होता है? अंडवाहिनी में, जिसको आप डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब बोलते हो। क्या बोलते हो? फैलोपियन ट्यूब बोलते हो। इतना लिखो, इसके बाद बात करें। थोड़ा जल्दी लिखो भाई, सर्दियों में हाथ धीमा चलता है, गर्मियों में तो तेज ही चलता है। ठीक है ना? हाँ, हो गया भाई आपका सभी का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, इसको आप क्या बोल सकते हो? डिंबवाहिनी। और इसको आप क्या बोल सकते हो? कौन सी पियन है? फैलोपियन ट्यूब। और इसके कोष्टक में लिख लेना एम्पुला भाग में संपन्न होती है ये डिंब वाहिनी। अंडवाहिनी को ही क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, इसको ही क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। लिख दिया मैंने, बाकी तीनों का मतलब एक ही है। महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। और कोष्टक में मैंने ये क्या लिखा है? एम्पुला। इस ये बात समझाऊंगा। में संपन्न होती है, में क्या होती है? संपन्न होती है। अब देखो ये होता क्या है। इमेज नहीं डाल रखी ना अपन ने? हेलो, इमेज नहीं डाल रखी है ना? हाँ, काम चला लेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये तो क्या है? ओवेरी है, अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। अंडाशय के बाद ये क्या होती है आपकी? अंडवाहिनी। क्या होती है? अंडवाहिनी। ये क्या होता है? गर्भाशय। ये क्या होता है? गर्भाशय। ये क्या होती है? गर्भाशय गिरवा होती है। क्या होती है? गर्भाशय गिरवा होती है। और ये होती है आप योनि। क्या होती है? योनि। ठीक है, अब देखो अंडोत्सर्ग जब होता है, क्या होता है? अंडोत्सर्ग जब होता है तो अंडोत्सर्ग होगा, मान लो इसके अंदर किसका निर्माण हो गया? अंडाणु का निर्माण होगा। ये अंडाणु कहाँ जाएगा? अंडवाहिनी में जाएगा। और अंडवाहिनी में क्या होता है कि जो अंडवाहिनी जो होता है, उस अंडवाहिनी का एक फूला हुआ भाग होता है। उस भाग को हम क्या बोलते हैं? तो उस भाग को हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो उस एम्पुला भाग में क्या बैठागा? अंडाणु बैठ जाएगा, जाकर बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये अंडवाहिनी कोई देश, कोई क्या है? कंट्री है। और इस कंट्री में ये एम्पुला कोई होटल है। क्या है? होटल है। तो ये जो अंडाणु है ये एम्पुला में बैठा हुआ है। 14वें दिन गया तो 2 दिन तक ये यहाँ पर किसका इंतजार करेगा?
शुक्राणु का क्या करेगा, इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का, कि आजा सजन आजा। लेकिन ऐसे सीधे 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 थोड़ी ना आते हैं सजन, नखरे से आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो कि ये जो क्या होता है, एम्पुला भाग होता है। इस एम्पुला भाग में अंडोत्सर्ग के दौरान कौन होता है, अंडाणु होता है। कौन होता है, अंडाणु। और जैसे ही इनके मध्य क्या होता है, संभोग होता है, तो शुक्राणु कहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है, इस एम्पुला भाग में। अंडवाहिनी का कौन सा भाग, एम्पुला भाग में। और जैसे ही दोनों आपस में एक जगह हो जाएंगे तो दोनों का मिलन होगा, मतलब दोनों के केंद्रकों का क्या होगा, मिलन होगा, मतलब दोनों का विवाह हो गया। क्या हो गया, विवाह हो गया। ठीक है ना। अब विवाह हो गया तो ये जगह छोड़ेंगे कि नहीं, क्या इस होटल में ही रहेंगे, क्या नहीं, कुछ दिन तो रहेंगे बेटे, हनीमून पर तो जाएंगे। तो हनीमून पे रहेंगे मतलब यहीं रहेंगे। ठीक है ना, कुछ समय तक तो ये यहीं रहेंगे। पहले दो थे, युग्मक के रूप में थे, लेकिन अब दो से कितना हो गया, एक हो गया। क्या बन गया, युग्मनज बन गया। और ये युग्मनज जो है ये तुरंत कहां नहीं जाता, गर्भाशय में नहीं जाता। निषेचन के कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। निषेचन के कितने दिन बाद, 5 दिन बाद ये कहां पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। और जब ये गर्भाशय में पहुंचता है तो इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण। जब तक ये गर्भाशय में नहीं पहुंचता इसको हम क्या नहीं कहेंगे, भ्रूण नहीं कहेंगे, एम्ब्रियो नहीं कहेंगे। क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण निषेचन के कितने दिन बाद होता है, 5 दिन बाद होता है। कितने दिन बाद होता है, 5 दिन बाद होता है। 5 दिन का टाइम क्यों लगता है इसको 5 दिन का टाइम इसलिए लगता है कि इसमें पहले विभाजन होना क्या होता है, शुरू होता है। एक ही कोशिका थी पहले तो, लेकिन इसमें विभाजन होना क्या होता है, शुरू होता है। विभाजन होने के दौरान इसमें एक अवस्था आ जाती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला अवस्था। और ब्लास्टुला अवस्था के दौरान ये कहां पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। इसलिए इसको कितने दिन का समय लगता है, 5 दिन का। और जैसे ये गर्भाशय में पहुंच गया इसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। तो आपको पूछे कि निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब नहीं देगा तो एम्पुला देगा, कि फैलोपियन ट्यूब में भी कौन से स्थान पर होती है, एम्पुला में होती है। फिर कि ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट निषेचन के कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, किसके रूप में, भ्रूण के रूप में कहां पहुंच जाता है, गर्भाशय में पहुंच जाता है। और 9 माह का करेगा, यहाँ पर मजे करेगा। मजे का मतलब क्या करेगा, अपने में ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। और 9 महीने बाद यही भ्रूण है वो किसके रूप में, तो यही नवजात के रूप में, किसके रूप में, नवजात के रूप में क्या करता है, जन्म लेता है। नवजात के रूप में क्या करता है, जन्म लेता है। तो लिखो इस बात को। लिखो, ये तो लिख लिया, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में क्या होती है, संपन्न होती है। आगे लिखो, युग्मनज, युग्मनज निषेचन के, युग्मनज निषेचन के 4 डैश लगा के लिखो 5, निषेचन के 4 से 5 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद भ्रूण के रूप में, भ्रूण के रूप में गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचता है। तो अंडवाहिनी का काम समझ में आ गया कि अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। नीचे लिखो, गर्भाशय में भ्रूण का, गर्भाशय में भ्रूण का 9 माह तक, गर्भाशय में भ्रूण का 9 माह तक विकास होता है। 9 माह बाद यह नवजात शिशु के रूप में, 9 माह बाद यह नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। हो गया इतना। अब देखो, जैसे ही निषेचन हो गया
ये भ्रूण कहाँ पहुंच गया? गर्भाशय में पहुंच गया। गर्भाशय के अंदर ये अपने शरीर में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। तो इसको ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? या बिना पोषक पदार्थ ये क्या कर लेगा? ग्रोथ कर लेगा। तो पोषक पदार्थों की क्या होगी? इसको आवश्यकता होगी। और वो पोषक पदार्थ जो है, वो पोषक पदार्थ इसको कहाँ से मिलेंगे? पापा के शरीर से मिलेंगे? नहीं, उस मम्मी के शरीर से, यानी कि उस महिला के शरीर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो उस माँ के शरीर से इस भ्रूण को क्या मिलते हैं? पोषक पदार्थ मिलते हैं। ये पोषक पदार्थ ग्रहण करेगा, तो पोषक पदार्थ ग्रहण करने के बाद में अपशिष्ट पदार्थ का भी त्याग करेगा कि नहीं करेगा? हम पोषक पदार्थ लेते हैं तो पोषक पदार्थ लेने के बाद में अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं कि नहीं करते? तो उसी प्रकार से ये भ्रूण भी क्या है कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा और पोषक पदार्थों को से जो अपशिष्ट जो प्राप्त होगा उसको क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, उनका क्या करेगा? त्याग करेगा। तो ये पोषक पदार्थ कहाँ से आए? माँ के शरीर से। ये अपशिष्ट है वो कहाँ जाएंगे? माँ के शरीर में जाएंगे। किसके शरीर में जाएंगे? माँ के शरीर में। तो पोषक पदार्थों को लाने वाली और पोषक पदार्थों को जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको वापस से माँ के शरीर तक पहुंचाने वाली क्या होती है? तो वो होती है जन्मनाल। क्या होती है? जन्मनाल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और हिंदी में बोलते हैं इसको अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। कि देखो कि भ्रूण जो है वो भ्रूण कहाँ चला गया? गर्भाशय में चला गया। और भ्रूण गर्भाशय में चला गया, तो गर्भाशय में चला गया तो उसके बाद किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का क्या होता है? निर्माण होता है। प्लेसेंटा क्या काम करती है? तो प्लेसेंटा भ्रूण को माँ के शरीर से पोषक पदार्थ पहुंचाती है और भ्रूण से उत्सर्जित पोषक पदार्थों को वापस माँ के शरीर तक पहुंचाती है। एक बात समझ में नहीं आई? और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो प्लेसेंटा जो है, इस प्लेसेंटा से दो हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और प्लेसेंटा से दो हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं? तो एक बार ये बात लिखो, लिखो। भ्रूण के आरोपण के पश्चात, भ्रूण के आरोपण के पश्चात लगभग भ्रूण के आरोपण के पश्चात लगभग 10 दिन बाद, और अगर निषेचन के पूछे तो 15 दिन बाद, लगभग 10 दिन बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा कोष्टक में लिख लेना, अपरा का निर्माण होता है। मैंने क्या लिखा है? भ्रूण के आरोपण के पश्चात। तो भ्रूण के आरोपण के तो लगभग कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। और अगर निषेचन पूछे तो निषेचन के कितने दिन बाद? क्योंकि 5 दिन पहले यहां पहुंचने में भी तो लग गए, ठीक है ना? तो वो 15 दिन बाद। अब देखो इस प्लेसेंटा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और क्वेश्चन आता है कि ये प्लेसेंटा जो है, इस प्लेसेंटा से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इस प्लेसेंटा से, यानी अपरा प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन, और इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इससे 2 हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। इधर देखो भाई, हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन। और 2 हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं? तो एक तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय स्रावित होता है, और एक जब वो बच्चे को क्या देगी? जन्म देगी, उस समय क्या होता है? स्रावित होता है। तो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया ये वाला, जिसका नाम क्या है? HCG है। और दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला, जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। मैं आपको पूछूं, रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम। जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा होती है कि नहीं होती? जिसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। तो उस प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए, यानी कि उस पीड़ा को कम करने के लिए, महिला को रिलैक्स देने के लिए इस प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जिसके कारण गर्भाशय गिरवा आराम से क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है, बच्चे का जन्म आसानी से
हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन है ये किसमें सहायक होता है? प्रसव में क्या होता है? सहायक होता है। इतनी बात समझ में आई? जब बच्चे का जन्म होगा तो प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? रिलैक्सिन हार्मोन, जो महिला को इस प्रसव पीड़ा से क्या प्रदान करेगा? रिलैक्स प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? रिलैक्स प्रदान करेगा। लेकिन ये हार्मोन कौन सा है? HCG हार्मोन। और ये हार्मोन कब स्रावित होता है? जब अपरा का निर्माण होता है, महिला प्रेग्नेंट होती है, उसी समय क्या हो जाता है? ये स्रावित हो जाता है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है। पूरा नाम क्या है इसका? तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है इसका पूरा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये किसमें सहायक होता है? तो ये प्रेगनेंसी के टेस्ट में क्या होता है? सहायक होता है। किसके टेस्ट में सहायक होता है? प्रेगनेंसी के टेस्ट में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? ये हार्मोन है प्लेसेंटा से स्रावित होगा। प्लेसेंटा से स्रावित होकर किस में जाएगा? यूरिन में जाएगा। किस में जाएगा? यूरिन में। और यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि नहीं करते? तो वो यूरिन से जो प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो यही बात बताता है कि इस यूरिन में HCG उपस्थित है या नहीं है। अगर उस यूरिन में HCG उपस्थित है मतलब किसका निर्माण हो गया? प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है। और प्लेसेंटा का निर्माण कब होगा? जब गर्भाशय में क्या पहुंच जाएगा? भ्रूण पहुंच जाएगा। अगर गर्भाशय में भ्रूण नहीं पहुंचेगा तो किसका निर्माण नहीं होगा? प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा। और प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा तो HCG क्या नहीं होगा? स्रावित नहीं होगा। तो मूत्र में किसकी अनुपस्थिति रहेगी? HCG की अनुपस्थिति। तो ये जो क्या होता है HCG हार्मोन है, इस HCG हार्मोन की मूत्र में उपस्थिति किसको बताती है? प्रेगनेंसी को बताती है, गर्भधारण को बताती है। इसलिए इसको गर्भधारण परीक्षण हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहा जाता है। कई बार क्या हो जाता है? मिस्टेक हो जाती है। क्या हो जाती है? मिस्टेक। मिस्टेक कैसे हो जाती है? मिस्टेक ऐसे हो जाती है, हाँ, संभोग हो गया। क्या हो गया? संभोग हो गया। दूसरे दिन ही क्या हो जाती है? मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? प्रेग्नेंट। तो तीसरे दिन, 1-2 दिन बाद ही वो क्या कर लेती है? प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है। और 1-2 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो उस टेस्ट में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन बाद क्या प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा? क्या नहीं होगा। और प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा तो क्या HCG स्रावित होगा? क्या नहीं होगा। और जब 1 माह बाद पता चलता है कि मासिक धर्म नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ, आंसू आने लगते हैं, 13-13, ये क्या हुआ? वहां तो नेगेटिव आया था, आज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का टाइम क्या होता है कि जब क्या होता है? संभोग होता है, उससे लगभग 15 दिन बाद क्या करना चाहिए? यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? तो मूत्र में, मूत्र मतलब यूरिन में इस हार्मोन की उपस्थिति, मूत्र में इस हार्मोन की उपस्थिति किसको बताती है? गर्भधारण को। गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी को बताती है। अतः इसे क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहा जाता है। अतः इसे हिंदी में लिख देता हूं पहले तो, गर्भधारण परीक्षण, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहा जाता है। अब लिख लो इसको, पीछे वाली स्लाइड लिख ली? हाँ, ये ह्यूमन है भाई, चय दिख रहा है क्या?
लिख लिया? मुंह से बोलो। हाँ, अरे यस नो तो बोल दिया करो। और अंडा से नहीं होता तो किसका निर्माण नहीं होता? अंडाणु का निर्माण नहीं होता। और जब अंडाणु का निर्माण नहीं होता तो महिला क्या नहीं कर पाती? प्रजनन नहीं कर पाती। इसका मतलब कि प्रजनन के लिए महिलाओं में आवश्यक क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। तो अंडाशय को क्या कहा जाएगा? महिलाओं के शरीर का या माताओं के शरीर का मुख्य या प्राथमिक प्रजनन अंग कहा जाएगा। उसके बाद जो बच गए, अंडवाहिनी बच गई, गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा, बार्थोलिन ग्रंथि, गर्भाशय गिरवा, योनि, ये क्या कहलाती है? सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहलाती है। तो नोट लगा के लिख लो ये बात। कल नहीं लिखवाई थी ना, तो लिखो इसको। लिखो मादाओं में, और मादा यहां पर अपने कौन है? महिला। हाँ, तो कोष्टक में लिखना महिला। मादाओं में कोष्टक में लिखना महिला में प्रजनन के लिए आवश्यक, प्रजनन के लिए आवश्यक अंडाणु का निर्माण, प्रजनन के लिए आवश्यक अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। अतः अंडाशय, अतः अंडाशय महिलाओं का, महिलाओं का प्राथमिक, ओब्लिक लगा के क्या लिखोगे? मुख्य प्रजनन अंग कहलाता है। मुख्य या प्राथमिक प्रजनन अंग कहलाता है। तथा इसके अलावा, तथा इसके अलावा प्रजनन में भाग लेने वाले अंग, तथा इसके अलावा प्रजनन में भाग लेने वाले अंग सहायक, ओब्लिक लगा के लिखना, द्वितीयक प्रजनन अंग कहलाते हैं। सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग कहलाते हैं। अभी भ्रूण कहां पहुंचा है? गर्भाशय में पहुंचा है। प्लेसेंटा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अभी इसका जन्म होना क्या है? बाकी है। वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई।